Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss about the central limit theorem. So let's start. First of all हम देखते हैं central limit theorem का मतलब. So central limit theorem, it's a theory which states that if we take sufficient large number of samples, then the distribution of the sample means will nearly normal. अगर हम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स लेते हैं पॉपुलेशन में से और फिर उनका जो मीन है, अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम ड्रॉ करेंगे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नियरली नॉर्मल शेप का फॉलो करेगा, या जिसे हम बोलते हैं बेल शेप कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. नाउ इट ऑल्सो सेज दैट द सैंपल मीन्स, जो सैंपल्स का जो मीन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा पॉपुलेशन के मीन से, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, या आई वुड से जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइडेड बाय n. So this is the central limit theorem. Now let's start to understand with the help of an example. इस एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने स्टूडेंट्स की हाइट ली है, जो कि 12th क्लास के जितने भी बॉयज़ हैं, तो उनकी मैं हाइट को देखना चाह रहा हूँ कि कितनी हाइट होगी. सो उसके लिए मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं. यहाँ अगर आप पहले देखोगे तो मैंने यहाँ 4 स्टूडेंट्स के सैंपल लिए, यहाँ भी और यहाँ भी. नाउ इनकी हाइट लेट्स सपोज 6 है, या किसी की 5 है, किसी की 6.2. तो इनका मैंने वैसे ही इन सब की जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इनका मैंने जो मीन निकाला है वो 6.5 आया है. वैसे ही जो रेस्ट ऑफ द सैंपल्स हैं, मैंने इनकी वैल्यूज़ जैसे यहाँ मीन निकाले हुए. नाउ ये जो हमारे मीन्स आए, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी जो मीन की डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के लिए, इन्हीं का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम ड्रॉ करेंगे, राइट से यहाँ पर हम हाइट ले लेते हैं, तो 5, 5.5, 6, 6.5 और लेट्स से 7 ऐसे ड्रॉ करेंगे. तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी किस तरह बनेगी, पहले हमारे पास हाइट आई, जो आई 6.5 आई लेट्स सपोज, फिर 6.2 समथिंग, फिर 5.5, ऐसे करके जो हमारा जो ये शेप बनेगा, ये नियरली हमारा जो शेप होगा वो नियरली इक्वल होगा. नाउ यहाँ तो मैंने सिर्फ 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर सैंपल लिए थे. व्हाट इफ अगर मैं इन्हीं 3 की जगह अगर मैं ये सैंपल को 1000 कर दूं, तो होगा क्या कि जो हमारा जो सैंपल है, इसका जो शेप है ये ऑलमोस्ट ये और हमारा नॉर्मल कर्व की जो शेप है उस तरह से ये दिखेगा. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर टू अंडरस्टैंड कि ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, और सैंपल 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 डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है. देखिए, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन्स. देखिए यहाँ पर ये अलग अलग सैंपल के मीन्स हैं. सो इनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको अगर हम दिखाते हैं, तो ये हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो एक इंडिविजुअल सैंपल के बारे में बात करता है. लेट्स से मैंने अगर फर्स्ट सैंपल की बात करूँ, तो फर्स्ट सैंपल का जो मीन आया है वो 6.5 आया, और अगर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेट्स से कैलकुलेट करूँ तो मे बी 1.2. तो ये जो आए हैं इन्हें हम बोलते हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें एक इंडिविजुअल सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है. लेकिन वहीं पर हमें जो वैल्यूज मल्टीपल सैंपल से मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ पीछे हमने बात की जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो मीन होगा, सैंपल मीन्स का मीन होगा वो इक्वली होगा पॉपुलेशन मीन से. नाउ
लेट्स से मैंने यहाँ पर जैसे 3 सैंपल लिए थे और मैंने 1000 और सैंपल लिए, तो उनका मैंने लेट्स से यहाँ पर इन सब का भी एवरेजेस का मैंने सम करके इनकी फिर से एवरेज निकाली, तो लेट्स से 6.4 आई। तो लेट्स से यहाँ पर मैं बोलता हूँ 6.4 एवरेज आई, ठीक है। तो ये जो 6.4 आई है, इसे मैं बोलूँगा ये इक्वल है जो पॉपुलेशन मीन के, ये इक्वल आएगा, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है। और जो स्टैंडर्ड एरर होगा, स्टैंडर्ड एरर इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो सैम्पलिंग इन इन मीन्स में जो वेरिएबिलिटी होगी उन्हें हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, और विद इन जो सैम्पल वेरिएबिलिटी होगी उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर की हेल्प से कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, कैसे हम अगर सैंपल का साइज इंक्रीज करते रहेंगे तो उनके जो मीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह नॉर्मल होगा, और उनका जो मीन का वैल्यू होगा वो किस तरह से पॉपुलेशन के मीन के इक्वल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं पहले देखता हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम हाई स्क्वी कर देते हैं, तो इसका यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट स्क्यूड। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है राइट स्क्यूड है। एंड इफ़ यू सी तो यहाँ पर हमारा जो सैम्पल साइज है सिर्फ 30 है, सिर्फ 30 है। तो नाउ ये हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन राइट स्क्यूड है हमारा। अब जैसे जैसे मैं सैंपल का साइज इंक्रीज करता रहूँगा, आप इस शेप को देखिए, ये किस तरह चेंज होगा। लेट्स से मैं 400 कर देता हूँ, नंबर ऑफ सैंपल्स को भी बढ़ा देता हूँ, 1000 कर देता हूँ। जो सैंपल साइज होगा हमारा, लेट्स से मैं इसको 500 कर देता हूँ। नाउ ये यू कैन सी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स का वो नॉर्मल हो गया है, काफ़ी हद तक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, इफ़ यू सी यहाँ जो मीन वैल्यू है पॉपुलेशन मीन का वो 1.66 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 2.24, और हमारा जो सैम्पल्स मीन का जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली वो सेम ही है 1.66, और जो स्टैंडर्ड एरर है 0.1। तो जब भी आप ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का 2.24, इसको डिवाइड करेंगे रूट एन से, तो यू कैन गेट द सेम वैल्यू दैट इज 0.1। सो you can try this at your home on your system कि आप सैंपल को जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे तो उनका जो मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल रहेगा आपका। सो इन इन योर रिसर्च ट्राई दिस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैंपल जो साइज़ है आपका उसको इंक्रीज़ करें, ताकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो शेप है वो नॉर्मल रहे, और you can then only you can apply the parametric test. This is the conditions, or we can say characteristics or the features of central limit theorem. The first characteristics is the sample should be taken randomly. The sample should be taken randomly means जो आप सैंपल लोगे पॉपुलेशन में से, इट शुड बी रैंडम, इट शुड बी बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन, मतलब उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आपका रैंडम तरीके से वो पिक होना चाहिए। एंड रैंडमाइजेशन क्या कहता है कि ईच आइटम हैज़ अ इक्वल चांस टू गेट सेलेक्टेड, so it is based on randomization, it should be taken randomly. Then other characteristics is the sample should be independent from other samples. So जो sample आप लोगे वो डिपेंड नहीं होना चाहिए या इट इज़ नॉट सिमिलर, इट शुड नॉट बी सिमिलर और डिपेंड और अफेक्ट नहीं होना चाहिए दूसरे सैंपल से। सो इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। एंड द साइज ऑफ द सैंपल, वैसे हम बोलते हैं कि जो सैंपल साइज होगा वो आपका ग्रेटर देन 30 होना चाहिए,
लार्ज सैम्पल की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो ग्रेटर देन 30 है, कि अगर आपका सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30 होगा इट मीन्स इट कैन कंसिडर्ड एज अ लार्ज सैम्पल। नाउ अगर हम लार्ज सैम्पल की बात करें तो ठीक है, आप 40 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, लेकिन कितना मैक्सिमम आपको लेना है, सो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम कितना सैम्पल साइज लेना है। नाउ इसमें ये कहता है कि विदाउट विदाउट replacement size, the size of the population should be less than 10% of the population. Suppose अगर आपकी जो population है वो 1000 है, तो आपका जो sample size है वो 100, आपका जो sample size है वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, वो ये इसके लिए ठीक रहेगा। वहीं पर आप अगर आपका जो population size है अगर वो 10,000 है, सो तो इस केस में आपका जो सैम्पल साइज होगा वो इट कैन बी 1000, राइट। सो इट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारी कंडीशंस हैं या हमें ये जो चीज़ें बताते हैं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम कि मीन जो होगा, सैम्पल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा पॉपुलेशन मीन के, और उसकी जो शेप बनेगी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की वो नॉर्मल होगी। नाउ ये कंडीशंस या ये अजम्पशंस इसीलिए हम देखते हैं क्योंकि अगर हम रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसमें एक अजम्पशन होती है कि अगर आप जब भी पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें ये कंडीशन होती है कि आपका जो डेटा है वो इट शुड बी नॉर्मल। तो अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट कि ये आपका जो डेटा है वो नॉर्मल हो। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपका जो डेटा है वो नॉर्मल नहीं आ रहा है या स्क्यूड आ रहा है, लेफ्ट स्क्यूड आ रहा है या राइट आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपका जो एन है या सैम्पल साइज़ है आप उसको बढ़ाइए। और जैसे जैसे आप सैम्पल साइज़ को बढ़ाते रहोगे आप, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका जो डेटा है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो this is the end of this video. So if you like this video, if you got some insight from this video, please subscribe our channel and share these videos with your friends and colleagues. So thanks for watching.